प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपी का डंका। पूरे देश में आगरा को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मिला प्रथम पुरस्कार। पीएम मोदी ने किया सम्मानित। सीएम योगी का प्रयागराज दौरा आज। संघ प्रमुख मोहन भागवत से करेंगे मुलाकात। दोपहर 12:30 बजे मुलाकात के लिए पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आरएसएस पर भड़के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क। कहा पीएफआई पर बैन तो आरएसएस पर क्यों नहीं। मुस्लिमों पर जुल्म और जाति का लगाया आरोप। राजधानी लखनऊ में डेंगू से पहली मौत। हाईकोर्ट की बेंच ने नगर निगम से 48 घंटे में मांगा जवाब। प्लाज्मा और व्यवस्थाओं को लेकर सरकार से सवाल। देवरिया में रफ्तार का कहर। बेकाबू स्कूल बस ने मासूम को कुचला। स्थानीय लोगों ने किया जमकर हंगामा। पुलिस फोर्स ने बस को कब्जे में लिया। नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने आरएसएस को बैन करने की मांग तक कर डाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शफीकुर रहमान बर्क की ओर से बड़ी बातें कही गई। और संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने आरएसएस को बैन करने की मांग की है। बर्क ने कहा कि आरएसएस मुसलमानों पर जुल्म और जाति कर रही है। जब पीएफआई पर बैन है तो आखिर आरएसएस पर क्यों नहीं है। वो भी इस मुल्क के हैं। बीजेपी मुसलमानों को हरस करने के लिए और मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए ये सारी बातें करती है। अब चूंकि जहाँ तक पीएफआई का ताल्लुक है, उस पर इन्होंने वो लगा दिया, बैंड लगा दिया। तो बैंड कोई वजह नहीं है, कोई मुल्क के कोई वो गद्दार नहीं है, वो भी इस मुल्क के हैं। और ये भी एक सियासी और पॉलिटिकल पार्टी है जैसा और पार्टी चल रही है। तो आज तक कभी आरएसएस पर तो बैंड नहीं लगाया गया, जबकि जो आरएसएस का सिर्फ ये काम है कि जगह जगह मुसलमानों के साथ उनके साथ जुल्म करना, जाति करना, उनके साथ। हमारे साथ में हमारे संवाददाता फरमान अब्बास फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फरमान, शफीकुर रहमान वर्ग की अगर बातों पर ध्यान दें तो पिछले लंबे वक्त से हम देख रहे हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और अब आरएसएस को उन्होंने बैन करने तक की मांग कर डाली। बिल्कुल, शफीकुर रहमान बर्क हालांकि सांसद है समाजवादी पार्टी के, लेकिन विवादित बयानों से उनका नाता कोई नया नहीं है। कई बार ऐसे बयान देते हैं जो विवाद की वजह बनते हैं, और खासतौर से जो आरएसएस या बीजेपी को लेकर उनके बयान दिए जाते हैं, या फिर उन्होंने पीएफआई को लेकर जो पिछले दिनों बयान दिया था उसको लेकर भी काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था। इस बार फिर उन्होंने आरएसएस को बैन करने की बात कही है। उनका कहना है कि आरएसएस लोगों को में दहशत फैलाता है, खासतौर से मुसलमानों को लेकर उनका ये बयान दिया गया है। इसके अलावा उनका कहना था कि पीएफआई जो है वो दूसरी सियासी जमातों की तरह, दूसरी सियासी पार्टियों की तरह है, तो उस पर क्यों बैन लगाया गया है। ये कहा जा सकता है कुल मिलाकर के एक बार फिर से शफीकुर रहमान बर्क ने अपने जो विवादित बोल हैं, विवादित बयान हैं, वो दिए हैं। बिल्कुल फरमान, हम देख पा रहे हैं कि पीएफआई और आरएसएस की तुलना कर रहे हैं यहाँ पर साफ तौर पर शफीकुर रहमान बर्क, लेकिन क्या लगता है इस बयान के बाद क्या कोई असर देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल इस तरह की बयान से जाहिर सी बात है कि सियासी माइलेज तो लिया जा सकता है एक ख़ास तबके को खुश करने के लिए, और शायद यही नज़रिया रहता होगा इनका शफीकुर रहमान बर्क का। लेकिन जो पीएफआई की तुलना उन्होंने आरएसएस से की है, जाहिर सी बात है कि पीएफआई को तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जो उनको इनपुट्स मिले थे, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई थी, टेरर फंडिंग की भी बात सामने आई थी। तो ऐसे में पीएफआई का समर्थन करना और आरएसएस का विरोध करना कहीं ना कहीं उनके जो नजरिया है वो जाहिर कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन फरमान, जब देवबंद में उलेमाओं का सम्मेलन होता है, वहां पर सब लोग जुड़ते हैं, तो आखिर उससे आपत्ति नहीं, तो फिर इस आरएसएस के धर्म संसद से क्या आपत्ति हो गई शफीकुर रहमान बर्क को? देखिए, बिल्कुल ये तमाम चीज़ें सिक्योरिटी फोर्सेस और जो जांच एजेंसियां हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनको क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, किसके खिलाफ मिल रहे हैं। तमाम ऐसी पार्टियां रही, तमाम ऐसे संगठन रहे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में पीएफआई के खिलाफ भी जब जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या फिर जो जांच एजेंसियां हैं उनको जो जानकारी मिली उसके बाद कार्रवाई की गई। ऐसे में आरएसएस से उसकी तुलना करना वो मैं समझता हूँ बहुत जायज़ नहीं है, और सियासी लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें भी
अब इसको लेकर रिएक्शन आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आज देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात भी करने के लिए जा रहे हैं मोहन भागवत से, और ऐसे में आरएसएस को लेकर ये बयान दिया गया। क्या लगता है इसका कोई असर, इस मुलाकात का इस पे कोई चर्चा हो सकती है? देखिए बहुत ज़्यादा इस पर कोई मेरे लिहाज से कोई चर्चा आरएसएस में नहीं होगी, लेकिन सियासी पार्टियों में जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं उनके बीच में ये चर्चा का विषय ज़रूर हो सकता है, क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क एक पद पर हैं, सांसद हैं समाजवादी पार्टी से। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले एक वोट बैंक की सियासत के नज़रिए से भी इसको देखा जा सकता है, लेकिन आरएसएस या बीजेपी में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो, इस पर ये शायद मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका फरमान हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए आरएसएस को बैन करने की मांग की है सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क की ये मांग सामने आई। सियासी पार्टी पीएफआई पर बैन लगा रही और कहा कि आरएसएस मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती कर रही है। ये बड़ी बातें यहाँ पर शफीकुर रहमान बर्क ने कह दी। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि पीएफआई पर बैन तो आरएसएस पर आखिर क्यों नहीं। तो सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क की ये मांग है। उन्होंने कहा सरकार आरएसएस पर भी बैन लगाए। लगातार इसके पहले भी हम देख रहे हैं आरएसएस के बयान से पहले भी उन्होंने कई बड़े बयान दिए। उन्होंने जब हिजाब पर फैसला आया उस वक्त भी बयान दिया, और अब आरएसएस को लेकर ये बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा कि अगर पीएफआई पर बैन तो आखिर आरएसएस पर क्यों नहीं। आपको बता दें कि पीएफआई पर लंबे वक्त से लगातार सरकार की ओर से शिकंजा कसा जा रहा था और पीएफआई को बैन तक कर दिया गया, और इस बैन को लेकर अब आरएसएस पर भी भड़के हैं। वाराणसी, प्रयागराज, टीसी और अगली खबर आपको हम औरैया से बताते हैं, जहां पर बिधुना थाना क्षेत्र में मासूम बच्चों को सरिया चोरी करने के एवज में तालिबानी सजा दी गई है। औरैया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि बिधुना कोतवाली क्षेत्र में सरिया चोरी के आरोप में निर्दोष मासूमों को तालिबानी सजा दी गई। सरिया चोरी का आरोप लगाकर मासूम बच्चों को पकड़कर पहले उनकी पिटाई की गई और फिर उसके बाद उनका सिर गंजा कराकर उन्हें घुमाया गया है। पीड़ित मासूम के परिजन की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही बाकी को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित कर दी गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संदीप शुक्ला हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, सरिया चोरी करने पे बताया जा रहा है कि यहाँ पर तालिबानी सजा इस युवक को दी गई। जी बताना चाहूंगा, ये मामला पूरा बिधुना कस्बे का है, जहां पर सरिया विक्रेता ने 3 बच्चों के साथ बच्चों के गंजा कर दिया। वहीं बच्चों के अभिभावकों ने तहरीर दी है कोतवाली में, और जिसको लेकर एसपी ने बिधुना सीओ को जांच के लिए सौंप दिया है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। औरैया से खबर आपको हम बता रहे हैं, बाकी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। और अगली खबर कौशाम्बी से आपको हम बता रहे हैं। कौशाम्बी से बड़ी खबर, मानसिक रूप से विक्षिप्त ने किया हमला। कौशाम्बी से खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि भाई पर किया कुल्हाड़ी से हमला। तो भाई पर कुल्हाड़ी से हमला किया है मानसिक रूप से विक्षिप्त, और हमले में सगा भाई गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इलाज के लिए परिजन अस्पताल ले गए। कौशाम्बी से खबर, राकेश सोनकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, इलाज के दौरान बताया जा रहा है कि युवक की मौत हो गई। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने हमला किया। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। राकेश, मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने हमला किया और युवक की मौत की खबर सामने आई है।
तो उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यह अहम खबर आपको हम बता दें, भाई पर किया कुल्हाड़ी से हमला और हमले में सगा भाई गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, सगे भाई के गंभीर रूप से घायल होने की खबर। कौशाम्बी से खबर आपको हम बता रहे हैं, इलाज के लिए परिजन अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बता दें, लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर, माफिया अतीक अहमद की कोर्ट में आज पेशी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, माफिया अतीक अहमद की कोर्ट में आज पेशी होगी और देवरिया जेल में कारोबारी से मारपीट का ये पूरा मामला है। अहम खबर आपको बता दें, और एमपी एमएलए कोर्ट में बात सामने आई है। देर रात अतीक अहमद को लखनऊ लाया गया है, तो देर रात अतीक अहमद को लखनऊ लाया गया और माफिया अतीक अहमद की पेशी आज, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कोर्ट करेगी अतीक के खिलाफ चार्ज फ्रेम, सीबीआई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपको बता दें कि आज अतीक अहमद की पेशी होगी, लखनऊ लाया गया है, क्या और जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज अतीक अहमद की पेशी है और जिस तरह से इस पूरे मामले का ट्रायल हुआ था उसमें आज इनको सजा सुनाने की बात है। यानी कि जो ट्रायल के बाद जो सजा सुनाई जाती है वो यहाँ पर, यानी कि चार्ज इनके ऊपर फ्रेम किए जाएंगे। ये सूरजपाल मामला है जिसमें हत्याकांड का मामला है, जिसमें इनके ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने व्यक्ति की हत्या की थी इलाहाबाद के अंदर और तकरीबन 1 किलोमीटर दौड़ाकर कई राउंड इन्होंने फायरिंग की थी। उसके मामले में आज यहाँ पर ट्रायल कोर्ट में इनको सजा सुनाने की बात है और जिस तरह से इनके ऊपर चार्जेस फ्रेम होंगे उसके बाद से इनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अतीक अहमद को कल रात में साबरमती जेल, जो कि गुजरात में स्थित है, वहां से लखनऊ पे ले आया गया है और आज यहाँ पर पेशी के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। अहमद की पेशी आज कोर्ट करेगी अतीक के खिलाफ चार्जेस फ्रेम और सीबीआई कोर्ट में आज सुनवाई की बात सामने आई है। और अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। तो आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो अहम खबर, जहां पर संगम नगरी में सीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा, आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और संघ के कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे, तो संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू के कहर को लेकर अब हाईकोर्ट सख्त हो गया है और जवाब भी मांग लिया गया है। तो लखनऊ से आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले को लेकर अब एक्शन की बात। प्रदेश में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लखनऊ में डेंगू के कारण एक मौत भी हो गई है। तो वहीं अब डेंगू की व्यवस्था पर सरकार से हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है कि बचाव के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं। वहीं आपको बता दें कि मृतक मरीज का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था और वो 3 दिनों से वेंटिलेटर पर था। तो यह हम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। और लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों को देखते हुए खुद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत की है और सभी तैयारियां पूरी रखने के निर्देश भी दे दिए हैं। देखिए, दीपावली और छठ का पर्व भी है, लेकिन ऐसे में डेंगू का कहर भी नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों से मुलाकात की है और साथ ही सभी तैयारियां पूरी कर लेने की भी बात उनकी ओर से कही गई है। दिवाली व छठ पूजा से पहले स्वास्थ्य व्यवस्था सहित तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर डिप्टी सीएम ने निर्देश दिया। सर, व्यवस्थाओं को लेकर क्या? दीपावली त्यौहार है और पूरे प्रदेश में, देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, लेकिन सभी अस्पतालों को हमने अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं
किसी भी घटना के लिए तैयार रहें इमरजेंसी के लिए। और अस्पताल में चूंकि डेंगू के मरीज आ रहे हैं तो उनके लिए भी वार्ड हमने आरक्षित कर दिए हैं। यदि किसी एक घर में डेंगू का मरीज मिलता है तो उस घर के साथ साथ 60 अन्य घरों को भी सभी व्यक्तियों की जांच करके जो भी डेंगू के मरीज हैं उनको इलाज कराया जाए, और जो डेंगू के मरीज नहीं उनको प्रिवेंटिव मेडिसिन दी जाए। ऐसी भी काम करें। डेंगू से और कल कोविड से एक मौत हुई है सर लखनऊ में। वो दरअसल उसको पहले से भी कुछ बीमारी थी तो इस वजह से हुआ है, और लेकिन हम लोग पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर प्रयागराज में घटना हुई सर, अभी प्रयागराज की घटना के जांच के आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी महोदय और सीएमओ मौके पर जा रहे हैं और रिपोर्ट अभी 1 घंटे में आएगी तो हम कुछ कह पाएंगे। शुक्रिया सर। साफ तौर से कहना है कि आने वाले पर्व को लेकर तमाम तरह की तैयारियां हैं ताकि यहाँ किसी को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। सहयोगी अमित साथ मैं सली संगम, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और पीएम आवास शहरी योजना में यूपी का डंका बजा है। यूपी के आगरा को बताया जा रहा है प्रथम स्थान मिला है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पीएम आवास योजना में यूपी का डंका बजा है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और यूपी के आगरा को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी से गए अधिकारियों को सौंपा है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पीएम आवास योजना में यूपी का डंका बजा है। गुजरात के राजकोट जिले में हुए सम्मान समारोह में यूपी के आगरा को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अवार्ड दिया गया है, और इस अवार्ड को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी से गए अधिकारियों को सौंपा है। और पूरे प्रदेश में यूपी का डंका, पीएम आवास योजना में यूपी का डंका बजा, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और डीएम आगरा का सम्मान हुआ है और पूरे देश में आगरा को प्रथम पुरस्कार मिलने की बात सामने आई है। और अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। पीएम मोदी भी इस दीपोत्सव में शामिल होंगे, जिसको लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। तो अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। यह हम खबर आपको हम बता दें। और भव्य और दिव्य दीपोत्सव मनाने की तैयारी प्रशासन भी कर रहा है। अयोध्या से कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों के साथ में की जा रही हैं। और खुद प्रधानमंत्री भी यहाँ पर शामिल होंगे दीपोत्सव में। अयोध्या में होने जा रहा है भव्य दीपोत्सव। 17 लाख के करीब दीपक जलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को दीपोत्सव के दिन यहां मौजूद रहेंगे। करीब 4:30 बजे का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। रामलला का दर्शन करेंगे, उसके बाद पहला दीप वहां से जलाएंगे उनके चरणों में। उसके बाद दीपोत्सव का आगाज होगा। 22,000 वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। आज दीप राम की पैड़ी पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, आज यहाँ दीप अब घाटों पर आने लगे हैं। कल से ये बिछाए जाने लगेंगे, परसों तक ये पूरे बिछ जाएंगे। 23 तारीख को इनको जलाना है। तो साक्षी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में उनकी अगवानी करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कल यहाँ पर मौजूद थे, 3 घंटे वो यहाँ रहे। रामलला का दर्शन करने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है और प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का जायजा भी लिया है। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां चुस्त दुरुस्त हैं। यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री का चूंकि कार्यक्रम बहुत बड़ा है और पहली बार दीपोत्सव में वो शामिल हो रहे हैं, ऐसे में शासन प्रशासन के लोग लगातार काम कर रहे हैं। लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। उनका रूट क्या रहेगा, कैसे वो आएंगे और क्या क्या कार्यक्रम उनके मौजूदगी में होगा, ये सब तय किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा दीपोत्सव गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जिसका नाम दर्ज होना है, वो कितनी भव्यता के साथ अयोध्या में आयोजित होता है। धर्मेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। और इसी बीच एक बड़ी खबर मेरठ से सामने आ रही है। मेरठ से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर पत्रकार पंकज गुप्ता पर फायरिंग का ये पूरा मामला है। मेरठ से बड़ी खबर और इंडिया न्यूज के पत्रकार पर फायरिंग। मेरठ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इंडिया न्यूज के पत्रकार पर फायरिंग करने वाले का भाई गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर फायरिंग करने वाले व्यक्ति के भाई को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मनीष के भाई को गिरफ्तार किया गया है। फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। तो ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। और खुद हमारे साथ में हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ पूरा मामला था, क्योंकि आपके ऊपर बताया जा रहा है फायरिंग की गई है?
जी आपको बता दूं कि मैं देर रात अपने घर यानी कि मुजफ्फरनगर से वापस मेरठ लौट रहा था और जब मैं मेरठ की सीमा में एंट्री करता हूं तो वहां पर सिवाया टोल है। जब भी एक पीछे से जो है एस्कोटा गाड़ी आती है, मेरी गाड़ी में साइड मारती है और मारने के बाद मेरी गाड़ी के सामने रुक जाती है। जब मैं गाड़ी से बाहर निकलता हूँ और गाड़ी में साइड मारने की बात उससे पूछता हूँ कि भाई परिवार मेरा गाड़ी में है और आपने इस तरह से मेरी गाड़ी पलट जाती, तो इतना ही कहते हुए उसने अपनी पिस्टल निकाली और तुरंत मुझ पर फायरिंग कर दी, जिसमें मैं बाल बचा। जो मेरे साथ मेरा कैमरामैन सहयोगी था उसको गंभीर चोटें लगी है। मौके पर मैंने पुलिस को फोन किया। पुलिस लगभग आधा घंटा बाद वहां पर पहुंची है। उसके बाद जो टोल के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो खंगाले गए हैं, उनमें साफ तौर पर वो गोली चलाता हुआ जो मनीष आरोपी है वो उसमें दिखाई दे रहा है। देर रात पुलिस ने जो मनीष है, जो इसका भाई है, उसको गिरफ्तार कर लिया है, जो लेकिन मुख्य आरोपी अभी मनीष है वो अभी इसमें फरार है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कब तक पुलिस ने आश्वासन दिया मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी इस मामले में? लेकिन अभी जो मेरठ पुलिस का कहना है कि साफ तौर पर अभी जो इसमें गिरफ्तारी है हुई है, जो मनीष है उसके भाई की अभी इसमें गिरफ्तारी हुई है। उससे पूछा जा रहा है कि फिलहाल जो तुम्हारा भाई है कहाँ है, लेकिन मेरठ पुलिस का अभी जो कहना है कि जल्द ही इसमें जो है मनीष उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फायरिंग करने वाले का भाई गिरफ्तार हो चुका है। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर पर हमला, मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई, जिसके बाद आरोपी के भाई को अब तक गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है।